हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। ओके, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों, इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस अध्याय में हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने अध्याय को कंप्लीट किया है और चौथे पार्ट में प्रश्नोत्तर डिस्कस किया था, और यह प्रश्नोत्तर का दूसरा पार्ट है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो अध्याय का 5वां पार्ट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों। अगर आप लोग बुक लिए हैं तो बुक में पेज नंबर 61 खोल लीजिए, जो आपके अभ्यास प्रश्न है। तो देखिए, उसमें जो पहला प्रश्न है आपका वो है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। आपका पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। लिख लें। चलिए अब इसके आंसर देखिए। तो बच्चों आप लोग ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, जिस तरीके से कॉलम बना हुआ है। एक में गुण लिख लीजिएगा, एक में इलेक्ट्रॉन, एक में प्रोटॉन, एक में न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जिसमें पहला आप कॉलम ऐसे बना लीजिएगा, डाल लीजिएगा 1। पहले हम लिखेंगे प्रतीक लिखेंगे। ठीक है, कि किसके प्रतीक क्या हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से होता है। जो स्मॉल ई होता है, दूसरा प्रकार का ई, उस पर माइनस चार्ज चढ़ा होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो इस तरीके से होता है, पी के ऊपर प्लस लिखा होता है। और बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका ऐसे स्मॉल होता है, इस पर न प्लस होता है न माइनस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ऋणावेशित होता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज है। प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला होता है, धनावेशित होता है, इसलिए इस पर प्लस आवेश है। ठीक है। चलिए दूसरा लिखेंगे आप लोग कि आपेक्षिक द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, रिलेटिव मास कितना है। तो बच्चों आपेक्षिक का मतलब होता है कि किसी के संदर्भ में बताया जाता है। यहाँ पे अगर इनका द्रव्यमान नहीं पूछा है, पूछा है कि आपेक्षिक, इसके संबंध में। ठीक है। तो देखिए रिलेटिव मास कितना हो जाएगा इसका, इसको सिंपल आप लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि एच परमाणु का, बच्चों जो हाइड्रोजन परमाणु का होता है, उस परमाणु का 1/2000 भाग, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें, किसी के संबंध में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के संबंध में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से सबका डिसाइड किया जाता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का इतना बटे इतना, यानी कि 1/2000 भाग। ठीक है। चलिए, वह भाग अर्थात नगड़। बच्चों नगड़ का क्या अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग नगड़ मान लेते हैं। जब एकदम बहुत ही छोटी होती है तब। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें तो दोनों का द्रव्यमान सेम होगा। तो देखिए एक यू, बच्चों यू क्या है? यू है यूनिट, यूनिफाइड मास होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर क्या है इनका, हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर, और इसका भी सेम होता है। ठीक है। चलिए तीसरा लिखिएगा अपेक्षित आवेश, अपेक्षित आवेश। अब यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों, इस पे चार्ज कितना होता है। तो देखिए इस पे -1 1 यूनिट चार्ज दिखा दिए कि इस पे -1 यूनिट चार्ज है। इस पे दिखाएंगे तो +1 यूनिट चार्ज है। अगर वैसे आवेश बस पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तब 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो माइनस लगा के बताएंगे, और प्रोटॉन का पूछेगा तो प्लस लगा के बताएंगे। आपको पता है ना? चेक। अगर आपेक्षिक पूछेगा तो, रिलेटिव चार्ज पूछेगा तो आपको माइनस और +1 बताना है बस। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये शून्य होता है हमेशा। चलिए अब चौथा पॉइंट लिखिएगा परमाणु की स्थिति। बच्चों ये जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये होते कहाँ हैं? परमाणु में ये कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो ये होते हैं नाभिक के बाहर। मैंने सारा मॉडल्स पढ़ाया हुआ है, परमाणु मॉडल, चाहे वो रदरफोर्ड का हो, नील्स बोर का हो या टॉमसन्स का हो, याद है ना?
तो उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ दिखाते थे, बाहर कक्षाओं में दिखाते थे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहाँ दिखाते हैं, नाभिक में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों ये कहाँ होता है, नाभिक के बाहर, और जो आपका प्रोटॉन होता है ये कहाँ होता है, नाभिक में, और न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है, नाभिक में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पांचवा और छठवां। पांचवा क्या कह रहा है बच्चों कि निरपेक्ष आवेश। देखिए सापेक्ष अभी हम लोग हो गया, वो रिलेटिव था, ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट का मतलब उस पर करेक्ट कितना आवेश होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पर जो चार्ज होता है वो अभी जो मैंने बताया था कि 1 पॉइंट, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ माइनस रहेगा, -1.6 इंटू, जो यहाँ पे गुड़े का चिन्ह रहेगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, सॉरी सही लिखा था, देखिए यहाँ पे ऋण आवेश लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाइएगा। तो हम लोग बस ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे सी लिख देंगे ना, यहाँ पे ऐसे एक सी दिखा देंगे तो ये सही हो जाएगा, बस इतना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चों कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इस पर देखिए यहाँ पे प्लस रहता है, या प्लस लिखिए मत लिखिए कोई बात नहीं, इसमें लिखा हुआ है धन आवेश, बच्चों यहाँ पे इंटू का निशान जरूर रहेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पर भी होता है, बस इसमें देखिए माइनस में होता है, इसमें प्लस में होता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये तो ऑलरेडी उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, तो जिस पे जीरो चार्ज होता है हम क्या कहते हैं, वो उदासीन है। तो जो छठे की बात करते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्युटली मास कितना होता है इनका, तो इस देखिए एब्सोल्यूट मास कितना होगा, 9 इंटू, यहाँ पे इंटू रहेगा। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 1.6 इंटू, जो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, कर मतलब इसमें 6 के बाद और भी होता है, 7 8 ऐसे करके, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, बस इतना। अगर आप एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं तो आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इसमें यहाँ भी इंटू रहेगा। बच्चों इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, चाहे वो एब्सोल्युटली पूछे या रिलेटिव पूछे, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, बस पेन चेंज कर ले थोड़ा सा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों। 2 कह रहा है कि जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो टॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था तो उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, आपको वो बताना है। ठीक है, चलिए तो आंसर लिखिएगा, मैंने करवाया हुआ है, उसमें थ्योरी में करवाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो चलिए लिखिए, जे टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई। बच्चों टॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है, अर्थात जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। बच्चों जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो प्रयोग किया परमाणु पर, उनका बिल्कुल अलग था इनसे। ठीक है, तो इनका जो मॉडल था टॉमसन का, वो उनके प्रयोगों को समझा नहीं सका। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे एक है रदरफोर्ड, मैंने बताया थे, इनका भी पढ़ा हुआ है परमाणु मॉडल, आप लोग पढ़े अच्छे से। तो कह रहा है कि जैसे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कण जो होता था, ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में ज्यादातर अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए। बच्चों को डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो अल्फा कण है वो किस तरीके से सीधे निकल रहा है, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण बहुत छोटे छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए, आप ये भी देख रहे हैं डायग्राम में कैसे विक्षेपित हुए हैं, और बहुत कम कण वापस क्यों आ गए। इन प्रश्नों की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। बच्चों जब रदरफोर्ड ने यह अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, ठीक है, किस पे, परमाणु पे, अल्फा कण से बमबारी किस पे कराया था, सोने की पतली पन्नी पर। ठीक है, जब उस पर अल्फा कण डाला तो क्या हुआ, उनके प्रयोग आप लोग पढ़े हैं, यही कि कुछ कण क्या हुए, सीधे निकल गए, कुछ
निम्न कोण से मुड़ गए और कुछ क्या हुए कि उसी मार्ग में वापस चले आए। तो ये चीज़, ये तीनों काम, उनका जो टॉमसन का जो मॉडल था वो नहीं समझा सका। तो यही उनकी सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है कि टॉमसन की सीमाएं, उसी प्रकार से रदरफोर्ड। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो टॉमसन की जो कमियां थी वो रदरफोर्ड ने दूर किया। अब जो रदरफोर्ड की कमियां होंगी उसको नील्स बोर दूर करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने तीनों पढ़ा हुआ है। चलिए तो लिखिए इसमें, यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है तो, मुझे त्वरित का मतलब होता है एक समान गति से चक्कर लगाना। ठीक है, आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। बच्चों जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित ऐसे कागज, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सेकेंड, इस तरीके से देखिए, ये क्या है, परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे ना, ऐसे चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए इसमें, बस एक सेकंड, चलिए, घूमता है यहाँ पे, विकिरण होगा, ऊर्जा का विकिरण। बच्चों विकिरण मतलब होता है फैलना। ठीक है, ऊर्जा फैलेगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में से घूमते रहेगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा कम होगा उसमें, और इसकी गति भी कम होती जाएगी। जितनी ऊर्जा कम होगी तो उसकी गति भी कम हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। अतः अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल, मतलब बच्चों गोलाकार, ठीक है, सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। बच्चों कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये सर्पिल मतलब होता है जो गोलाकार, ठीक है, सांप की तरह से कुंडली मार के। तो जब ये ऐसे चक्कर लगाएगा तो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा इसका निकलेगा, तो जब ऊर्जा निकलेगा तो गति कम होगा, तो जो ये राउंड है वो छोटा हो जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या होगा, ऐसे घूमते 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 नाभिक में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, यही तो कमी है रदरफोर्ड की। ठीक है, तो आगे देखिए यहां पे, नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, परमाणु स्थिर नहीं होता, अस्थिर हो जाता। ठीक है, अस्थायी नहीं, अस्थायी हो जाता। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। बच्चों ये अस्थायी लिखा हुआ, ठीक है, परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। बच्चों का परमाणु की बात करें तो वो समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, चलिए, अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। यही इनकी सीमाएं हैं बच्चों, आपको यही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कि इसका व्याख्या नहीं कर पाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, चलिए, आप अगर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो शॉर्टकट में पूछेगा तो आप यही बस लिख दीजिएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। आप लोग लेक्चर कंप्लीट किए ना अच्छे से? चलिए, तो यहां से भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था। लिखिए इसमें कि नील्स बोर, जिसमें दो साइंटिस्ट है, नील्स अलग है, बोर अलग है, ठीक है ना, लेकिन दोनों मिलके किए हैं, इसलिए दोनों का नाम मिला के हम लोग लेते हैं। ठीक है, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए इसमें पहला लिखिएगा कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है। ठीक है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया है? नील्स बोर ने दिया है। इसके पहले जो थॉमसन थे और जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं वो कहाँ रहते हैं। ठीक है। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो थॉमसन थे उन्होंने कहा कि ऐसे धसे होते हैं तरबूज में बीज की तरह, बस ऐसे बता के खाली हो गए। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बच्चों, विविक्त का मतलब होता है एक अलग कक्षा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम विविक्त का अर्थ होता है अलग कक्षा, यानी कि डिस्क्रिएट ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा या कक्ष। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। देखिए मैंने कहा था ना कि रदरफोर्ड की जो कमी है वो नील्स बोर दूर करेंगे। उन्होंने देखिए यहाँ पे दूर कर दिया, ये पॉइंट समझा करके। ठीक है, यही था रदरफोर्ड की कमी कि उन्होंने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसमें गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है ये बताएं कौन? नील्स बोर। कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, अर्थात इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। और जब ऊर्जा में कमी नहीं आएगी तो गति में भी कमी नहीं आएगी, और जब गति में कमी नहीं आएगी तो वो नाभिक में नहीं गिरेगा, अर्थात परमाणु अस्थायी रहेगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, उसी में समझिए इस तरीके से। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। बच्चों ये आप जो ये गोले देख रहे हैं इस तरीके से, ये गोलों को हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर। ठीक है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ठीक है, जिन्हें KLMN आप देख सकते हैं कि इस तरीके से KLMN, जो पहला शुरू है इसको KLMN इस तरीके से देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इसमें। ठीक है। चलिए आगे देखिए, या संख्या 1 2 3 4 से यहाँ समझिए, आप KLMN भी दिखा सकते हैं और 1 2 3 4 से भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यही था क्या? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये कौन बताया था? नील्स बोर ने। क्या बताया कि नाभिक में क्या होता है? नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जब ये कक्षा देख रहे हैं, ये गोला, ये क्या? ये कक्षा है। ठीक है। चलिए देखिए लिखा है कि किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर देख रहे हैं। ठीक है। चलिए सॉरी। अब अगला प्रश्न क्या है कि इस अध्याय में, बच्चों जो आपने अध्याय पढ़ा है, अध्याय 4 परमाणु की संरचना, इस अध्याय की बात कर रहा है कि इस अध्याय में दिए गए परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। आपने जितने भी परमाणु मॉडल पढ़े हैं उन सब की तुलना करनी है। ठीक है। तो आपने कितने पढ़े हैं याद है ना? 3, थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं इसको एक एक करके। तो आप इस तरीके से आंसर में बना लीजिएगा। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं और एक सेकेंड बस। ठीक है। तो देखिए ऐसे बना लिया आप लोग, 3 कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरे में रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल, और तीसरे में नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए लिख लिए बच्चों। अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप स्लो कर लीजिएगा, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है। गाइड का सहारा या किसी अन्य चीज़ का सहारा मत लीजिए, खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है। क्योंकि खुद का नोट्स बनाया हुआ दुनिया में सबसे अच्छा नोट्स होता है। ठीक है। कोई गाइड नहीं, कोई बुक नहीं, आप अपना नोट्स खुद बनाइए। ठीक है। तो देखिए इसमें पहला लिखिएगा, यहाँ पे कंपेयर करना है, तीनों का कंपेयर करना है हमको। तीनों साइंटिस्ट ने जो मॉडल दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है? कंपेयर करना है एक दूसरे से। तो देखिए लिखिए पहले वाले में इसमें पेन थोड़ा चेंज कर लेना। आप लोग भी सोच रहे हैं सर बार बार पेन चेंज कर रहे हैं, पर क्या करें, मजबूरी है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है। समझिए इसको। तो लिखिए परमाणु धन आवेशित, परमाणु क्या पेन है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। डायग्राम देखेंगे आप लोग। चलिए
देख लीजिए डायग्राम एक बार, नीचे दिख रहा होगा डायग्राम। तो क्या करा है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। तरबूज का मॉडल याद है ना? नीचे दिख रहा हो? हाँ, अभी फिर दिखेगा। चलिए ये देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए अब इनका देखिए, नील्स बोर जी का। परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये उदासीन होते हैं। किसने कहा? नील्स बोर जी ने कहा। तो पहला समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं। बच्चों अगर अब जरूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग दूसरा। ये देखिए दूसरा आ गया, पेन चेंज कर ले फिर। देखिए दूसरा क्या करा है कि ऋणावेश और धनावेश, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। जितना ऋणावेश होता है उतना धनावेश होता है। इन्होंने बताया था ना, याद है ना? सीक्रेट बात है, किसी से कहिएगा मत। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये देखिए डायग्राम, देख रहे हैं ना? ये तरबूज मॉडल। ये जो गोला भाग है ये तरबूज है, और जो ये छोटे छोटे हैं ये उसका बीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तरबूज समझ में इसको। ये जो गोला है ये सर्कल कैसा है? धनावेशित गोला है। ये पूरा धनावेशित है, लेकिन जो ये आप ये देख रहे हैं माइनस वाला, उसका जो बीज है वो कैसा है? ऋणावेशित है। और यही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए रदरफोर्ड जी के में कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार, इसको हम वर्गाकार कैसे समझते हैं? वर्गाकार नहीं कहेंगे। अब देखिए इसको बनाना पड़ेगा, फिर मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, करा है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। किसने कहा? रदरफोर्ड ने। अब बात करते हैं किसकी? ये कौन है? नील्स बोर जी। कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है या कहते हैं। अभी ऊपर पढ़े हैं ना, पेज नंबर कौन से पढ़े हैं? चौथे में, ये 5वां है। ठीक है, चलिए अब कमियां देख लेते हैं। ठीक है, अब कमियां की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है, पेन भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि कमी, लिमिटेशंस। ठीक है, या सीमाएं, एक ही बात है। कमी पूछे या सीमा पूछे, एक ही बात। ठीक है, घबराइएगा मत कि सर जी कमी पढ़ा दिए, सीमा नहीं पढ़ाए हैं, सीमा पढ़ा दिए, कमी नहीं पढ़ाए हैं, मतलब एक ही है। ठीक है, कि लिखिए इसमें टॉमसन में कि टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल से नहीं समझाया जा सका। बच्चों कितनी बार हो गया लिखते लिखते ना, याद हो गया होगा अब तक तो, है ना? चलिए यही फ़ायदा होता है पढ़ने से कि जितनी बार पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणामों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अभी अभी आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड जी की। रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं? सॉरी, कह नहीं रहे हैं कि कमी निकाल रहे हैं। कमी तो हम लोग निकाल रहे हैं ना। चलिए, नाभिक का आकार परमाणु के
आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये कमी नहीं है, ठीक है ना, ये कमी नहीं है, कमी यहाँ पे है। इन्होंने ये जो बताया है वो बात है ये, ठीक है। चलिए इसमें लिख लीजिएगा, ये भी कमी नहीं है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है, ये कमी नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाला है यहाँ का, आप ये समझिए, जो अभी हम लोग ये पढ़े हैं ना यहाँ से ये, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए ये वाला लिख लिए ना यहाँ का। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये वाला विकिरण नहीं होता, और ये बना लिए ये चीज़, ठीक है। चलिए ये वाला नहीं समझाए थे कौन, यही, ये देखिए रदरफोर्ड का है जिसको टॉमसन ने नहीं समझाया था। चलिए अब रदरफोर्ड की कमियाँ लिखिएगा आप लोग। चलिए रदरफोर्ड की कमी क्या थी, अभी आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखिए इसमें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अस्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व को बताने में या उसकी व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी तथा अंततः नाभिक में गिर जाएगा। ऐसे अभी दिखाए थे, इस तरीके से था ना, तो ये वाला ऐसे क्या हो, धीरे 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 नाभिक में गिर जाएगा, यहाँ नाभिक होगा, गिर जाएगा तो अस्थायित्व खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है, परमाणु अस्थायी है, स्टेबल है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं चौथा, लिखिएगा कि इन जो ये कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना, ये ऑर्बिट या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कक्षाएं KLMN या संख्या 1 2 3 के द्वारा दिखाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ऊपर समझाया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब इसमें मिल गए 5वें में, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा लिखिएगा कि लाभ, क्या लिखेंगे, लाभ। देखिए लाभ एडवांटेज होता है, गुण, लाभ है गुण की बात है। तो कह रहा है कि बोर मॉडल से परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो चलो समझ गए आप लोग कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, 5वें प्रश्न तक कंप्लीट हो गया है। रदरफोर्ड, टॉमसन, नील्स बोर, इनका परमाणु मॉडल खत्म। अब चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए क्या हो। तो चलते 6ठे क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका, अब जूम आउट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पेन चेंज कर लें, ओ नो ये हो, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, इतना ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है कि पहले 18 तत्व, जो स्टार्टिंग के 18 तत्व हैं, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम क्या है उनको लिखना पड़ेगा। आपको याद है बोरबरी का नियम, मैंने पढ़ाया हुआ है, याद है ना, वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं, आपको जरूर याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिए, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी, बच्चों 2 साइंटिस्ट जैसे नील्स बोर हैं वैसे बोर और बरी हैं, बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। चलिए देखिए पहला नियम लिखिएगा इसमें, किसी कक्षा में उपस्थित, लिख रहे हैं ना, लिखते रहिए, पिटाई होगी आप लोगों की, उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या
2n2 2n2 रहेगा 2n², 2n² सही कर लीजिएगा। 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर KLMN 1 2 3 4 याद है ना, वही है ये n। ठीक है, चलिए लिख लिया यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, इसको समझिए अब, ये डायग्राम समझ लीजिए क्या करा है। देखिए कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर n, ये जो 2n² था ना, वही 2n² समझा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए n क्या है, n है कक्षा संख्या या ऊर्जा स्तर, जो 1 2 3 4 कोस, अगर कोस की बात करते हैं तो इसी को पहले को k कहते हैं, दूसरे को l कहते हैं, तीसरे को m n o ऐसे करेंगे ना। तो अभी फिलहाल आप यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। ओपी मत जाइए, ओपी के चक्कर में टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए। देखिए बच्चों, अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n² का, यहाँ पे देखिए इस वाले में, तो 2n², देखिए 2 इंटू रहेगा यहाँ पे, ठीक है, गुणित्ते, यहाँ गुणा चिन्ह लगा लीजिएगा, n की वैल्यू कितनी है 1, गुणित्ते 1² कर लीजिएगा, बताइए कितना आएगा, 2 इसका करेंगे कितना होगा, 1 के कम 1, तो 2 गुणित्ते 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। दूसरी कक्षा की बात करेंगे बच्चों, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी गुणे का चिन्ह रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है, इन सब में गुणे का चिन्ह रहेगा। तो जब ऐसे निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 8 18 32, ठीक है। चलिए, ये था कि किस कक्षा में, किस कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये 2n² का, ठीक है। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखेंगे कि सबसे बाहरी कोष में, अगर आप लोग लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तभी आप लेक्चर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस लेक्चर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों क्लियर हो जाएगा। कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, अर्थात सभी परमाणु क्या चाहते हैं कि अपना अष्टक कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। इसलिए बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब सब मत लीजिए कि हाइड्रोजन को भी 8 करवा दीजिए, हीलियम को भी 8 करवा दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा लिखिएगा, तीसरा क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे समझेंगे, तो इसके लिए देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बुक में पेज नंबर 58 खोल लेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि 1 से लेकर 18 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो हम लोग 18 के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये वाला नियम आपका नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये जो नियम हम लोग पढ़े हैं तो ये उसमें नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे समझेंगे कि देखिए, जैसे ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, अब इसके बाद इसमें भी 8 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 है, अब यहाँ पे 2 कर देंगे, तो देखिए 2 8 18 32 करना था ना, लेकिन 2 8 8 2 क्यों कर दिए, तो ये वाला यही नियम है, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर पढ़े होंगे तो आप ये समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए इसको। चलिए देखिए, लिखा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए
संयोजकता की परिभाषा दीजिए। अब संयोजकता क्या होती है, अब बताइए जल्दी से। संयोजकता क्या होती है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज नंबर 58 खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा उन 18 का संयोजकता। तो आप कैसे समझेंगे उसको, परिभाषा आपको याद होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, लिखिए इसमें उत्तर में कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजकता शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। ये तो समझ में नहीं आया, ये तो वही बात हुई कि संयोजकता शक्ति को संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता शक्ति क्या होती है उसको समझिए। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है वह उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। अब हम समझेंगे, समझ गए आप लोग कि जब उसका किसी तत्व के या परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप उसको देख लीजिए, वही उसका क्या कहलाएगी, संयोजकता। या कोई तत्व जितनी संख्या में अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है या साझा करता है वह क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर के। तो लिखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 8, और सिलिकॉन का कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है और सिलिकॉन का SI होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं किसका, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रमांक कितना, 8। तो देखिए पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचे हैं कितने बचे हैं, 6, उसको कहाँ डालेंगे, दूसरी कक्षा में डाल दिए। अब बताइए इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये है बाहरी कक्षा, ध्यान समझिए, ये क्या है, ये वाली बाहरी कक्षा है ना, कितना है, 8 है, 6 है, ठीक है। अब इसको अष्टक बनाना है, 8 पूरा करना है, तो ये क्या करेगा बताइए, 2 लेगा कि देगा, 2 लेगा ना, तो चाहे ले या दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि अष्टक बनाने के लिए कितनी की जरूरत है, 2 की, और अष्टक पूरा करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन ले या दे या साझा करे, जितना लेगा जितना देगा जितनी साझा करेगा वही क्या कहलाएगी, संयोजकता। समझ गए ना, एकदम झक्कास, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 14 होता है ना, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 2 10 4 14। ये देखिए अब क्या करेगा, ये अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। हाँ ये हो सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो क्या होगा ये, चलिए तो हम समझ गए कि इसकी संयोजकता 4 ही आने वाली है, चाहे लेगा तब भी 4, देगा तब भी 4, साझा करेगा तब भी 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा जो मैंने समझाया है ऊपर दोनों का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी संयोजकता 2 आएगी, इसकी 4 आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, लिखिए यहाँ पे, अब लिख सकते हैं, अगर समझ गए तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस परिभाषा को याद रखिएगा कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन के जरिए या सहायता से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, ठीक है। इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करेगा, मैंने बताया था ना, 2 क्या करेगा, ले लेगा। चूंकि ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति कॉम्बिनेशन कैपेसिटी, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनिंग कैपेसिटी 2, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर निम्न सूत्र
द्वारा संयोजकता ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल है, 8 - n, यह सूत्र है, अभी बताएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये सूत्र याद रखिएगा, 8 - n कब, जब 4 से ज़्यादा होगा तब। तो क्या करेंगे, 8 - n का फॉर्मूला लगाएंगे, कब, 4 से ज़्यादा होगा तब। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिएगा, संयोजकता 8 - 2 संयोजकता 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, 2 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। मान लीजिए फिर किसी का करते हैं हम लोग, 2 8 8 3 आ गया, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 3, ठीक है ना। चलिए समझ गए, गुड। चूंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 4, 14 था ना। तो देखिए किस तरीके से, 2 8 4 K L M, यही था सिलिकॉन का ना। तो इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। चूंकि सिलिकॉन की संयोजकता शक्ति 4 है। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर कभी भी 3, देखिए ये 4 है ना, अगर 4 से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए संयोजी कोश में तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। फिर समझिए कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हुई तो वो दे देंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा हुई तो वो ले लेंगे, लेकिन अगर 4 ही हो गई तब न लेंगे न देंगे, वो क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। क्या करेंगे, साझा कर लेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए ना ये संयोजन शक्ति यानी कि संयोजकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक, इनकी व्याख्या करनी है उदाहरण के साथ विथ एग्जाम्पल। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग भी लिखना है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या। क्या पढ़ेंगे, परमाणु संख्या। सिंपल है, कितनी बार बताए हैं आप लोगों को, प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या, खत्म है ना, सिंपल है इतना ना। चलिए तो लिखिए, डालिए हेडिंग परमाणु संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे दिखाते हैं, बताइए, जेड, किससे, जेड से। तो लिखिए इसमें, एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक मतलब केंद्रक न्यूक्लियस में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। इस प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या जेड बराबर 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन पाए जाएंगे। कैल्शियम की बात करेंगे तो उसके नाभिक में 20 प्रोटॉन पाए जाएंगे। जिंक की बात करेंगे तो उसके नाभिक में 30 पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु क्रमांक, तीनों कह सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, द्रव्यमान संख्या। क्या डालेंगे, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए द्रव्यमान संख्या। अब ये क्या होता है, बहुत आसान है, P+N, ठीक है। तो देखिए लिखिए इसमें, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। केवल P को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर, और P+N कर देंगे तो, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
एटॉमिक मास। उदाहरण के लिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यू क्या है, यूनिट, यूनिफाइड मास, ठीक है क्योंकि इसमें किसमें, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 12 हो जाएगा 12, ठीक है। इसी प्रकार फास्फोरस की बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 31 होगी। क्यों, देखिए इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर थे, ठीक है, लेकिन फास्फोरस में एक कम ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 15 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 16, तो 15 और 16 कितने होंगे, 15 दूना 30 और 1 31, ठीक है। जोड़ तो आता है ना बचवा। चलिए हो गया यहाँ तक। द्रव्यमान संख्या क्लियर और परमाणु क्रमांक क्लियर, एटॉमिक मास, एटॉमिक यूनिट। चलिए तीसरा समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप, आइसोटोप्स। चलिए लिखिए इसमें, एक ही तत्व के समस्थानिक समान स्थान, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, काम कर लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। अर्थात जब परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक, आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल पूछा है विद उदाहरण, मतलब उदाहरण के साथ, ठीक है। तो लिखिए इसमें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, याद है ना, HDT। देखिए यह है आपका प्रोटियम, क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम है ये है ट्राइटियम, समझ गए ना। ये क्या है, कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के भी 2 होते हैं, ऐसे ढेर सारे तत्वों के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, ठीक है। चलिए प्रत्येक की परमाणु संख्या 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये परमाणु संख्या ऊपर दिखा रहा है, एक्चुअली इसको दिखाना चाहिए नीचे दिखाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर दिखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ऐसे दिखाता है कि 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है, इस तरीके से दिखाता है, पर यहाँ पे ऐसे दिखा दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ गए ये लोग। चलिए उस तरीके से करा है कि इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, यहाँ पे देखिए C612 और C614, ठीक है, एकदम गोचा पोचा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए अगर जहाँ छूट जाया करे, ठीक है। चलिए समस्थानिक हो गया, अब चलेंगे संभारिक। किसमें, संभारिक। संभारिक क्या होता है, समान भार, ठीक है। अगर संभारिक, समान भार, समस्थानिक, समस्थानिक, समान स्थान, ऐसे और होते हैं, समन्यूट्रॉनिक, समप्रोटॉनिक, ठीक है ना। चलिए तो डाली हेडिंग संभारिक, आइसोबार, संभारिक हो गया, आइसोबार। देखिए इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा, ये किसका, समस्थानिक का, ठीक है। देखिए संभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 20 और 18, 20 कैल्शियम के 18 आर्गन का, 20 कैल्शियम का 18 आर्गन का, परंतु दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ना, यह है आपका कैल्शियम, क्या लिखा गया, यह है कैल्शियम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20, यहाँ पर 40, ये क्या है, आर्गन, यहाँ पे लिखा जाएगा 18, यहाँ पे लिखा जाएगा 40, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
फिर से लिख दें, कोई बात नहीं, आप चाह रहे हैं फिर से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से, ये कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 होता है इसका। कितना? ये क्या हो गया है, मतलब कुछ भी भाई, इसका राज है, कुछ भी करेगा ये। चलिए तो देखिए पहले आर्गन लिख देते हैं। ये है आपका आर्गन। क्या है ये? आर्गन। मतलब ये नहीं चाहता कि हम लिख दें, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं हमको लग रहा है। देखिए ये है आर्गन। चल भाई वो लिखो। परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 20। ये है कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हो गया समभारिक। अब चलते हैं समस्थानिक के उपयोग। समस्थानिक के 2 उपयोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा हेडिंग, समस्थानिक के 2 उपयोग। चलिए पहले लिखिए इसमें, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। जो कैंसर होता है बच्चों, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। अब कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए कैंसर का नाम बता दें। स्किन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, किसी टिश्यू कैंसर होता है, तो ढेर सारे कैंसर होते हैं। ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का कैंसर होता है। तो ऐसे ढेर सारे होते हैं। चलिए जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब कहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर के बाद बायोलॉजी शुरू होने वाली है, बने रहिए। दूसरा लिखिएगा, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, तो 2 हो गया ना। सिंपल है कि जो कोबाल्ट है उसका जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग कैंसर में होता है, और जो यूरेनियम है उसके समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? एटॉमिक रिएक्टर में, परमाणु भट्ठी में। ठीक है, चलिए और कर लें क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सोडियम, ये बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, क्या मतलब क्या लिखा है, क्या या ना, ये इस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सोडियम धनात्मक ऐसे, ठीक है, कि पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। बच्चों कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? इसमें तो धनात्मक आ गया है, तो अब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं जाते आते नहीं हैं, वो लोग तो अस्थायी हैं, नाभिक में घुसे पड़े हैं। जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन जाएगा, बेचारा बाहर है तो बार बार वही जाएगा। आपको पता है ना कि जब कोई बाहर होता है तो उसको लोग बहुत दौड़ाते हैं, जो अंदर होता है उसको नहीं दौड़ाते हैं। उस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो उसको दौड़ा देंगे तुरंत, भागो भागो। ठीक है, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं आप लोग बताइए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि 11 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं। चलिए बताइए कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी बताइए। 11 गलत जवाब, 12 गलत जवाब, कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे। तो चलिए आंसर लिखिएगा इसका, 10 ही होंगे। ठीक है, उत्तर लिखिए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 11 का, KLm। देखिए ये 11 हो गया ना। किसकी बात कर रहा है? सोडियम की बात कर रहा है अभी, उसमें चार्ज वार्ज की कोई यहाँ पे बात नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में, कक्ष में या कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन, ये ऐसे सोडियम ये बना हुआ है, ठीक है ना, आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। देखिए अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए यहाँ से तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, नहीं ये वाला। अब चाहे अष्टक पूरा करें, चाहे दे, चाहे ले, चाहे साझा करे, क्या मतलब है हमको, ठीक है, उसका काम वो करे, है ना। चलिए तो आप समझ गए कि वो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे करके क्या बना लेगा? सोडियम धनायन, ठीक है, और अष्टक भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 10 बताया था ना। देखिए
11 थे, कितने इलेक्ट्रॉन है 11, एक दे दिया है, एक दे दिया है, ये दे रहा है। बताया था भी ना कि जब 4 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 4 से ज़्यादा होते हैं तब ले लेते हैं, 4 होता है तो साझा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी के कोष में 2 तथा एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन 2n² वाला फार्मूला, तथा एल कोष में अधिकतम 2n², 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये 2n² वाला फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, ये भी। अतः यह नए पॉजिटिव में के और एल कोष पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चलिए, इसकी बात नहीं करेंगे हम। अब लोग सोच रहे हैं क्यों, कि बच्चों वीडियो लगभग 1 घंटे की होने वाली है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।